तिरंगे वाले मोमोज बेच रहा है। हाँ काकी, आओ आओ, आपको भी टेस्ट करवाता हूँ अपने मोमोज। इधर बैठ जाओ। अरे पिंकी, तू कब आई यहाँ? और आज तू इतनी सुबह कैसे उठ गई? ओह अच्छा, फ्री के मोमोज खाने आई है। वैसे तेरी माँ उधर घर में तुझे ढूंढ रही थी। फ्री के मोमोज खाने तो आप भी आई हैं, तो फिर आपने पिंकी को क्यों कहा कि वो फ्री के मोमोज खाने आई है? रामू, क्या बात हो गई जो तू उस पर इतना भड़क रहा है? हम में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। लेकिन आपने पिंकी को गलत बोला। मैंने तो पिंकी को बोला, पिंकी ने मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। लेकिन तू उसकी साइड से मुझसे किस खुशी में झगड़ा कर रहा है? कहीं तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा? मेरी पिंकी के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुजाता सुबह सुबह किचन में खाना बना रही होती है। तभी पिंकी उठते ही अपनी माँ सुजाता से कहती है, माँ खाने में क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है कुछ अच्छा बना है आज। उठ गई मेरी लाडो। बेटा, तूने उठने का भी कष्ट क्यों किया? तो मुझे बुला लेती, मैं तेरे लिए चाय पानी खाना सब बिस्तर पे ही लगा देती। अरे माँ, क्या हो गया आपको? अब सुबह सुबह आप ना मुझे ताने मत देने लग जाना। बताओ खाने में क्या बनाया है? मैंने मेरी लाडो के लिए आज मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है। माँ, आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खाती हूँ। अब मैं पूरे दिन भूखी रहूंगी क्या? चलो छोड़ो, आप मेरे लिए गर्मा गर्म मैगी बना दो। अरे मेरी लाडो को मैगी खाना है, अभी बना देती हूँ तेरे लिए। घर का काम धंधा तो है ही नहीं, सब कुछ छोड़ के तेरे लिए मैं मैगी ही बनाऊंगी। मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ, मैं तो तेरी नौकर हूँ, जब चाहे जो मन करे वो करवा ले। सुजाता अपनी बेटी को ताने दे ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला भी आते ही सुजाता से कहती है, अरे अरे, क्या बात हो गई सुजाता? तू इतने गुस्से में क्यों है? अरे क्या बताऊं विमला मैं तुझे, मेरे घर का तो हाल तू जानती ही है। तू देख रही है ना, 12 बजने को आए हैं और इसकी सुबह अब हुई है। और उठते ही इसकी फरमाइशों की लिस्ट तैयार हो गई कि इसे ये खाना है, इसे वो खाना है, लेकिन घर के खाने को तो हाथ नहीं लगाना चाहती। अरे सुजाता, तू भी पूरे दिन परेशान होती रहती है। पिंकी, जरा तू भी अपनी माँ को समझा कर। पूरे दिन बेचारी काम करती रहती है, तू भी थोड़ा अपनी माँ के कामों में हाथ बटा दिया कर। तू भी कहाँ इसे समझा रही है? अभी 5 मिनट में तेरी सारी बातें भूल जाएगी। कल को इसकी शादी होगी तो ये मुझे ही गालियाँ सुनवाएगी। लोग कहेंगे इसकी माँ ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। अरे इन बच्चों के चक्कर में तू अपने आप को क्यों इतना टेंशन में रखती है? अच्छा, मैं तुझसे ये कहने आई थी, आज अपने मोहल्ले में कांता का बेटा रामू मोमोज की रेडी लगा रहा है और कह रहा था कि कल यानी 26 जनवरी को उसके मोमोज एकदम फ्री होंगे। अच्छा, रामू ने तो नई मोमोज की दुकान लगाई है ना? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी के बच्चे तो कुछ कर रहे हैं, वरना मेरी औलादों को देख लो, खाना सोने हगने के अलावा कोई और काम आता ही नहीं है इन्हें। विमला अब सुजाता को ये बोल ही रही थी कि 26 जनवरी को उसके ही मोहल्ले का रामू सभी को फ्री में मोमोज खिलाने वाला है, तो वो बहुत खुश होती है। क्या बात है, कल फ्री में मोमोज खाने को मिलेगा, वो भी रामू के हाथों का। बेचारे को मैंने एक इशारा दिया, वो तो पूरे मोमोज की रेडी मेरे नाम ही कर देगा। लेकिन अब उसे मुझे ना मोमोज के लिए तो फंसाना ही होगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जा जाकर किचन में जितने बर्तन पड़े हैं सारे धो दे अच्छे से। माँ, मैं कुछ नहीं करने वाली। इतना सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आप कह रही थी कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ये काम मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि तू ससुराल जाने से पहले कुछ सीख ले। विमला चल, जरा हम रमा के घर से होके आते हैं। उसकी नंद की बेटी है ना, वो भाग गई है, उसके बारे में भी तो खबर लेनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने सारे बर्तन छोड़कर आपको इन सब बातों का ही तो ख्याल आएगा ना। चुप करके काम कर ले, जब तक मैं आऊँ ना सारे बर्तन साफ होने चाहिए। सुजाता इतना बोलकर अपनी पड़ोसन विमला के साथ घर से निकल पड़ती है। लेकिन इधर पिंकी किचन में बर्तन साफ करने पहुंच जाती है और किचन का काम करने के बाद अपनी छत पर जाती है और वो कांता के बेटे रामू को देखने लगती है। क्या बात है, पिंकी मुझे बुला रही है? लगता है उसे भी मुझसे प्यार हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा ही खुश रख सकता हूँ, लेकिन लगता है इसके दिल में भी मेरे लिए आखिर प्यार जग ही गया। क्या बात है,
शक्ल बेशक तुम्हारी लंगूर सी हो, लेकिन काम तुम्हारे बंदरों वाले हैं। चलो अच्छा है, वो मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था, मैंने सुना है कल तुम मोमोज का स्टॉल लगा रहे हो और सबको फ्री में मोमोज भी खिलाने वाले हो। अरे हाँ हाँ, मैंने जो अपने नए मोमोज की रेडी लगाई है, कल उसका स्वाद मैं मोमोज ना लेने वालों को करवाने वाला हूँ, ताकि मेरे ग्राहक बढ़ जाएं। लेकिन कल 26 जनवरी है और इस स्पेशल मौके पर तो मैं कुछ भी स्पेशल करने की सोच रहा था। तो सोचा कि अपने मोमोज को उन लोगों तक पहुँचाऊं जो इसे खरीद भी नहीं पा रहे हैं। बोल तो ऐसे रहा है जैसे 100-200 की मोमोज प्लेट है, 10 रुपए में 10 मोमोज बेचा है और इसके मोमोज कोई खरीद नहीं सकता है। इतने भी मोहल्ले वालों के दिन नहीं गिर गए जो इसे 10 रुपए ना दे पाए। पिंकी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा? अरे तू तो एक नंबर काम कर रहा है और इस बात में तो दम है तुम्हारी कि मोमोज कई लोग खरीद नहीं सकते हैं। हाँ यार, उनके लिए भी और 26 जनवरी पर कुछ स्पेशल करने के लिए भी मैंने ये फैसला लिया है। वैसे तुम भी आना मोमोज खाने, ठीक है? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर आऊंगी। वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि मुझे मोमोज कितने ज्यादा पसंद है। पिंकी तो बस रामू को अपनी बातों में फंसा रही थी, क्योंकि उसे रामू के फ्री के मोमोज के बारे में पता जो चल गया था। वो अपनी माँ से पैसे तो मांग नहीं सकती थी, इसीलिए वो भी 26 जनवरी वाले दिन रामू के रेडी से फ्री मोमोज खाने का फैसला कर चुकी थी। अब अगले ही दिन सुबह 10 बजे ही रामू अपने मोमोज की रेडी लगा लेता है। अरे क्या बात है कांता के बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। इस 26 जनवरी को तिरंगे वाले मोमोज बेच रहा है। हाँ काकी, आओ आओ, आपको भी टेस्ट करवाता हूँ अपने मोमोज। इधर बैठ जाओ। अरे पिंकी, तू कब आई यहाँ और आज तू इतनी सुबह कैसे उठ गई? ओह अच्छा, फ्री के मोमोज खाने आई है। वैसे तेरी माँ उधर घर में तुझे ढूंढ रही थी। फ्री के मोमोज खाने तो आप भी आई हैं, तो फिर आपने पिंकी को क्यों कहा कि वो फ्री के मोमोज खाने आई है? रामू, क्या बात हो गई जो तू उस पर इतना भड़क रहा है? हम में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। लेकिन आपने पिंकी को गलत बोला। मैंने तो पिंकी को बोला, पिंकी ने मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। लेकिन तू उसकी साइड से मुझसे किस खुशी में झगड़ा कर रहा है? कहीं तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा? मेरी पिंकी के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुझे फंसवा कर ही मानेगा। पिंकी बेटा निकल ले, इससे पहले तू फंसे। वैसे भी 30 मोमोज तो तू खा चुकी है और आज का कोटा भी पूरा हो चुका है। इतना बोलकर पिंकी अपने घर आ जाती है। इधर विमला और रामू पिंकी के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन पिंकी वहाँ से गायब हो चुकी थी। पिंकी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? विमला काकी को मैं तेरे लिए ही तो लड़ रहा हूँ। कहाँ गई है सुजाता की बेटी? इसे तो मैं बताती हूँ, और तू ये रख अपने फ्री के मोमोज। अब विमला वहाँ से सीधे सुजाता के घर पहुँचती है और सारी बातें सुजाता को बता देती है। अब सुजाता को भी ये समझने में देरी नहीं लगती कि इसके बीच क्या चल रहा था। पिंकी, आज तो तू सुबह जल्दी उठ गई और खा आई ना रामू के हाथ के मोमोज। माँ उठना पड़ा, वो क्या है ना, आज 26 जनवरी है, इतना बड़ा दिन है तो मैं कैसे सो सकती हूँ। और सुबह जल्दी उठी तो रामू के फ्री मोमोज भी तो खा आई। क्या बात है मेरी लाडो, अब तो सच बता रही है या 2-4 झाड़ू लगाऊं? ये क्या बोल रही हो माँ? आप भला कौन से सच की बात कर रही हो? बता, तेरा और रामू का क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तुम दोनों में? माँ रुको, मेरे तो उससे कुछ भी नहीं चल रहा है, बल्कि वही मेरे आगे पीछे रहता है। मैं तो उसे भाव तक नहीं देती, तो दिल तो दूर की बात है ना। देख, तू सच बोल रही है ना? माँ सच में, आपके और विमला काकी की सर की कसम, एकदम सच कह रही हूँ मैं। सुजाता पिंकी को 26 जनवरी के दिन ही झाड़ू से मारती है, वो भी उसके मोमोज की वजह से। लेकिन वो तो मोमोज के लिए मार भी खाने को तैयार थी, जो वो अपनी माँ से खा चुकी थी। उमा सुबह सुबह मटर छील रही थी और अपनी बेटी काजल को उठाने के लिए आवाज दे रही थी। काजल, अरे ओ काजल, उठ भी जा, सुबह के 8 बज रहे हैं, खाना भी बनाना है तुझे। माँ को भी सुबह सुबह चैन नहीं है। सुबह शाम इनका खाना बनाओ, घर का काम करो, इतनी ही जिंदगी रह गई है मेरी तो। उठ गई? ये ले मटर, और जाकर मटर के पराठे बना दे, और मटर की रात वाली सब्जी होगी ही। माँ क्या कहा आपने? मटर के पराठे? आपको क्या हो गया? आपको हर वक्त बस मटर और मटर और मटर ही दिखती है। अरे इस सीजन में और क्या ही मिलेगा, और तू तो जानती ही है विमला कितनी सारी मटर दे गई है,
जो उसके गांव से आई थी। माँ देखो, अगर इतने ही मटर हो गए हैं ना तो उसका आप अचार डालो, लेकिन अब अगर इसके बाद आपने मुझे एक और बार मटर बनाने को कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इस घर में। मैं फांसी पर लटक जाऊंगी माँ, लेकिन ये मटर छू नहीं सकती। चुप कर, इस घर में मटर के अलावा और कुछ भी बनेगा नहीं जब तक ये मटर खत्म नहीं हो जाती। माँ एक काम करो ना, ये किसी को दे दो, किसी का भला भी हो जाएगा, लेकिन मटर खिला खिला कर मौत को मत बुलाओ। कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने नहीं लग गई? तुझे सिर्फ खाना बनाने को कहा है। घर में जो सब्जी है वही बनेगी और लोगों को खाने भी पड़ेगी। ये बात तू अपने कान खोलकर सुन ले। काजल अपनी माँ की बात सुनकर अपना सर पीट लेती है, क्योंकि पिछले 15 दिन से काजल के घर में मटर की पूड़ी, मटर की सब्जी, मटर का हलवा तक बन चुका था, जिससे काजल परेशान थी। लेकिन काजल की माँ उमा मटर के प्रति ये दीवानगी जाने ही नहीं दे रही थी। अरे काजल, एक और ले आ, बनी तो काफी अच्छी है। मैं तुझे कहती हूँ ना, मटर के पराठे भी दादी बनाया करती थी। हाँ हाँ ला रही हूँ। अरे क्या बात है, क्या बना है आज? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे आना, बैठ, खा कर देख, मटर के पराठे बनवाए हैं। अरे क्या स्वाद है, बैठ बैठ, 4 खा गई हूँ मैं तो। तू भी खाएगी तो बता। काजल, विमला काकी के लिए भी 2-3 पराठे बना दे बेटा। 2-4 और बना ले। अरे मैं तो कहती हूँ पूरे मोहल्ले को ही बुला लो। माँ से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन माँ है कि कुछ समझती ही नहीं है। अब काजल मटर के पराठे बनाती है और विमला खाती जाती है। ऐसे ही 5 से ज्यादा पराठे विमला खा चुकी थी, लेकिन अब भी वो और खाने के मूड में थी। लेकिन काजल अपनी माँ को हॉल में आकर कहती है, माँ गैस खत्म हो गई है पराठे बनाते हुए, और गैस घर में है नहीं तो पराठे तो अब बन नहीं पाएंगे। क्या बात कर रही है कि गैस खत्म हो गई? अरे इस बार का सिलेंडर 1 महीने भी नहीं चला। इस बार आने दे सिलेंडर वाले को, अच्छे से धमकाती हूँ। जरूर सिलेंडर से गैस निकाल कर बेच रहा होगा। अरे बेटा, मेरा पेट तो पहले से ही भर चुका है। वो तो बस थोड़ा स्वाद लेने के लिए खा रही थी, लेकिन कुछ भी क्या, मटर के पराठे तो बहुत टेस्टी बने हैं। काजल ने जानबूझकर ये कहा था कि सिलेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। काजल पराठे बनाते हुए थक चुकी थी, जिस वजह से वो गैस खत्म होने का बहाना देती है। अब काजल घर के कामों में लग जाती है और घर के काम करके नहाने के बाद जब काजल छत पर कपड़े डालने जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ छत पर ढेरों सारे मटर सुखाने के लिए डाल रही है। माँ ये क्या कर रही हो आप? इस मटर को सुखाकर क्या करने वाली हो आप? अरे तूने ही तो सुबह सुबह मुझे कहा था मटर का अचार डाल लो, वही कर रही हूँ। पहले इन्हें सुखा दूँ, उसके बाद इसमें अच्छे से मसाला डालकर नमक मिर्च भरकर अचार बनाऊंगी। सालों साल चलेगा। अरे माँ, आप मटर के पीछे इतनी दीवानी क्यों हो गई हो? इस सीजन में गाजर, मूली, गोभी सब मिलता है, आप उन पर भी तो फोकस कर सकती हो। मुझे तो ना ऐसा लगने लगा है कि किसी दिन आप मटर खाते खाते मटर का कीड़ा ना बन जाओ। चुप कर तू, और उधर से थोड़ी चादर ठीक कर दे, जो कि मटर में अच्छे से धूप लग जाए। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के मटर खाने की आदत को कैसे छुड़वाए, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। लेकिन उसने ये भी ठान लिया था कि वो अपनी माँ के मटर खाने की आदत को छुड़वा कर रहेगी। अरे यहाँ जो मटर से भरा बोरा रखा था वो कहाँ गया? कहीं तूने उसे फेंक तो नहीं दिया? फेंकती नहीं तो क्या करती, इतने कीड़े हो चुके थे उनमें, उस बोरी से निकल निकल कर इधर उधर घूम रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने उन्हें देख लिया। तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना? सच बोल, उसमें कीड़े थे भी या नहीं? ओमा के घर में जब विमला के दिए हुए मटर खत्म हो जाते हैं तो वो बाजार से 5 किलो ताजे मटर ले आती है और काजल को फिर से मटर पुलाव बनाने को कहती है। माँ मटर खाते खाते मेरे फेफड़े, गुर्दे सब रहम मांग रहे हैं। माँ मेरी शक्ल को तो देखो, वो भी मटर को देखकर ना रहम की भीख मांग रही है। थोड़ा तो तरस खा लो माँ मुझ पर। चुप कर, तुझे अगर मटर नहीं खाने तो मत खा। घर में दूध दही भी तो है, वो तो खा सकती है। ठीक है माँ, आप मटर खाना नहीं छोड़ सकती ना, तो मैं भी देखूं कि आप मटर कितने दिन खा सकती हो और कितने महीने खा सकती हो। हाँ चल ठीक है, अभी जाकर काम कर और मुझे धमकी मत दे। काजल को अब और भी ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो अपनी माँ को समझा तो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ समझने को तैयार नहीं थी। एक रोज काजल जो मटर की सब्जी बनाती है, उसमें वो जुलाब की गोलियां डाल देती है और जब वो माँ मटर की सब्जी खाती है तो वो सब्जी की खूब तारीफ करती है। अरे अब तो तुझे भी मटर की सब्जी बनाते बनाते अच्छी सब्जी बनाना आ गई है। हाँ माँ, वो तो मेरे हाथों का जादू है, बस आप खाओ और लोगों को बताना। अरे विमला को भी दे आऊं थोड़ी सी सब्जी, वो भी खाकर आती ही होगी।
आज तो विमला काकी को भी कोई नहीं बचा सकता है और माँ को लगता है अभी से असर होने लगा है। उमा खाना खा ही रही थी कि तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और उसके बाद तो उमा के टॉयलेट के कई चक्कर लगते हैं। लेकिन फिर भी उमा अपनी बेटी काजल से कहती है, जब पास की दुकान से दवा ले आ, लेकिन सब्जी तूने बहुत ही अच्छी बनाई थी। कल के लिए थोड़ी सी बचा लियो, कल ठीक होते ही खाऊंगी। माँ सब्जी तो मैंने फेंक दी और मटर भी पड़ोस वाली आंटी को दे दी है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे फिर से जाना पड़ेगा। तू यहाँ खड़ी मत रह, जा जाकर दवाई लेकर आ। हाँ हाँ जा रही हूँ। माँ अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक आप मटर के पीछे की दीवानगी नहीं छोड़ोगी ना, तब तक ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो अपने आप पर भी रहम खा लो और थोड़ा पेट पर भी खा लो। अब तो आपके पेट ने भी जवाब दे दिया है, वो मटर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तू जाती है या नहीं? जा काजल। उमा बेचारी मटर खाने के बाद कई बार टॉयलेट के चक्कर लगा चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन उसकी असली हवा तो तब खराब हो जाती है जब वो अपने घर में आई हुई अपनी पड़ोसन को देखती है और उसने भी अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, जिसे देखकर उमा को ये समझते देर नहीं लगती कि उसकी पड़ोसन का पेट भी मटर खाने से खराब हो गया है। और उस पर विमला अब उमा को ताने देते हुए कहती है, तूने जानबूझ के मुझे मटर की ऐसी सब्जी दी है ना, ताकि मेरा पेट खराब हो जाए। अगर मुझे पता होता कि इसे खाने के बाद ऐसे होने वाला है, तो शायद मैं भी नहीं खाती। अब नहीं खाऊंगी। मैं तो मटर के नाम से ही दूर भागूं। क्या हालत कर दी है इसने मेरी। मेरी हालत तो खुद खराब है, मैं किसी को क्या ही कहूँ। अरे काजल, विमला को भी दवा दे दे। काजल बेचारी अपनी माँ उमा की हरकतों की वजह से अब मटर खा खा कर ऊब गई थी और काजल की मुसीबत डबल तब हो गई जब उसे मटर के साथ साथ अब मटर के व्यंजन भी बनाने पड़े। और सब्जी, पूड़ी, पराठे और तरह तरह के मटर के व्यंजन बना बनाकर वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि आखिरकार उसे अपनी माँ और अपनी पड़ोसन को सही रास्ते पर लाने के लिए उनके खाने में जमाल गोटा ही मिलाना पड़ा। जिसके बाद उसकी माँ उमा और उसकी पड़ोसन विमला का दिमाग शांत हो गया और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद वो मटर तो देखने के बारे में भी नहीं सोचेंगी। सब कहानियां घरों की एक तरह की होती हैं, लेकिन हमारी कहानी का ताल्लुक इस घर से है। इस घर में एक नई बहू आई है और ये है उनका पहला दिन इस घर में। ओ, उठ गई बेटा। हमें लगा कहीं 12 बजे उठने वाली तो नहीं आ गई। नहीं 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 आंटी जी। आंटी नहीं, मम्मी। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी, मेरा मतलब मम्मी जी। इसके बाद डोली किचन में नाश्ता बनाने चली आती है तो उसके पीछे उसकी सास भी आ जाती है और वो डोली से बोलती है, बेटी, कुकिंग व्हाट? दाल बना रही हूँ। कौन सी, मूंग या मसूर? मूंग मसूर। अच्छा, लहसुन डाला है? नहीं आंटी, मम्मी जी प्याज डाली है। ये सुनते ही कमलावती काफी सारा लहसुन उठाकर दाल में डाल देती है और डोली से बोलती है, बेटी, लहसुन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको कभी मत भूलना। ठीक है मम्मी जी। डोली खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। पहला निवाला खाते ही गौतम बोलता है, लहसुन ज्यादा नहीं हो गया? और मुझे भी लग रहा है कि ज्यादा हो गया लहसुन। अच्छी है लेकिन। बस ठीक ही है। अगली बार जब साथ लगकर बनाऊंगी तब देखना कितनी लजीज लगेगी। डोली अपनी सास की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी सास ऐसी बात कहेगी। भाई, अब सास तो आसानी से अपनी हुकूमत नहीं छोड़ने वाली और वो हुकूमत पहले से ही सोच कर आई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौतम और डोली का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है जिसका वो बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन सब मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो कमलावती अपने बेटे से बोलती है, आय हाय, देखो तो इसकी हड्डियां निकल आई हैं। मम्मी ये हड्डियां नहीं है, मैंने अपने 6 पैक्स बना रखे हैं आजकल। अरे पसंद होते थे ना इसको, अंडे ते पराठे ते लस्सी। पसंद तो मुझे अब भी है मम्मी, पर अब उम्र हो रही है तो मैंने सोचा हेल्दी खाना खाना चाहिए। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी कमलावती की नजरें डोली के बालों पर चली जाती है। डोली के कान के पास वाले बाल थोड़े से सफेद हो गए थे, जिन्हें देखकर कमलावती डोली से बोलती है, ओए इधर आ, ये तेरे हेयर वाइट हो गए हैं। असल में मैंने मास्टर्स कर लिया है तो बाल तो सफेद होने ही थे ना। अब और सलाद लीजिए ना, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए बेड़ागर, अभी से इतना गुरूर करने लगी है ये। जी क्या कहा आपने?
हमारे जमाने में तो बहुएं आती थी जवान जहान, 16 साल की, 17 साल की और ज्यादा से ज्यादा 18 साल की। लेकिन मेरी किस्मत में तो बुढ़ी आ गई है। मम्मी प्लीज। शी वेंट देयर, शी एक्चुअली वेंट देयर। मम्मी आप भी ना कई बार बेफजूल की बातें करते रहती हो। क्या मतलब फिजूल की बातें? अगर सारा वक्त सिर्फ लिखने पढ़ने में गुजार देगी तो घर कैसे चलेगा? Whose house she talking about? हाँ, her house और our house? रिलैक्स, लेट मी हैंडल दिस। मम्मी हर वक्त अंग्रेजी में बक करती रहती है। देख तू कितना पतला हो गया है। मैं कितने मजेदार पराठे खिलाती थी और अब हर चीज लो फैट और सैलेड में बदल गई है। मम्मी आप छोटी छोटी बातों पर अपना ब्लड प्रेशर क्यों चढ़ा लेती हो? मान भी जाओ ना, कल से बना देगी आपके लिए टेस्टी दाल। नहीं चाहिए दाल चावल, खुद बना लूंगी मैं सब। आखिर घर है किसका, माँ के बेटे या बहू के पति का? वक्त हमेशा एक ही हक में फैसला करता है। अगली सुबह गौतम अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है तो डोली उससे बोलती है, अच्छा लिसन, देखो अमन गेटिंग बिगर एवरी डे। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक नया घर बड़ा सा लेना चाहिए? देखो यू आर राइट, बट आई एम गेटिंग रियली रियली लेट राइट नाउ एंड मम्मी वाज वेरी apologetic about what she said last night. So you should never speak English in front of her. Are you for real? I'm sorry, just don't speak in English. Mind कर जाती है ना यार. I have to go now. I will see you in night. Bye. हाँ बाय। गौतम अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो वो बिना नाश्ते के वहाँ से चला जाता है। अब डोली और कमलावती नाश्ते के टेबल पर एक साथ बैठ जाते हैं और कमलावती डोली से बोलती है, 30 साल, पूरे 30 साल संभाला है मैंने इस घर को और एक ही बेटा है मेरा और आजकल बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने अपनी सास की हर बात मानी मरते दम तक, उनके हर हुक्म को सराहा, कैसी कैसी बातें करती थी और कैसे कैसे ताने नहीं सुने मैंने, कभी उफ तक नहीं की। अपना घर समझा और सवारा। आजकल तो जमाना ही अलग है, बहू आती है और सास को घर से बाहर करना चाहती है। नहीं मम्मी जी, आपको कोई घर से बाहर नहीं निकाल रहा। खैर छोड़ो, आज तुम्हारी सालगिरह है ना, चलो मेरे साथ कमरे में, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। कमलावती डोली को कमरे में ले जाती है और उससे बोलती है, आंखें बंद करो। डोली अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेसब्री से गिफ्ट के आने का इंतजार करती है। तभी कमलावती उससे बोलती है, सरप्राइज। क्या है मम्मी जी? ये देख, तेरे लिए मैं बेलन लाई हूँ। बेलन को गिफ्ट के रूप में पाकर डोली के तो होश ही उड़ जाते हैं। कमलावती उसे बेलन लेने के लिए बोलती है लेकिन वो ले नहीं पाती। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। कमलावती फिर भी उसे बेलन दे ही देती है और उससे बोलती है, जब तुम बनाओगी ना मेरे गौतम के लिए गर्मा गर्म पराठे तो एकदम हेल्दी हो जाएगा, फिट हार्ट। आई कांट लिव इन दिस हाउस एनीमोर, आई कांट। हाँ सुना है मैंने, मैडम को ये घर छोटा लगने लगा है, सूरज चुड़ैलों वाली और मिजाज परियों के। यू ओल्ड हैंड। क्या हो गया? डोली अपनी सास पर बेलन लेकर चढ़ने ही लगी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है और दोनों एक साथ दरवाजे पर चिल्लाते हुए भागती है और गौतम का नाम लेती रहती है। वो दोनों दरवाजा खोलती हैं और गेट पर गौतम खड़ा होता है। दोनों उसको अंदर खींच लेती है और डोली उसे बताती है, शी गिव मी अ बेलन, शी गिव मी अ बेलन, पैकिंग बेलन ऑन माय बर्थडे। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। हाँ तो रोका किसने है, जाना जल्दी, ये घर तो तेरे लिए छोटा पड़ेगा चंडाल। आप दोनों बिल्कुल पागल हो गई हो। वैसे मैंने एक नया घर देख लिया है, आज से आप दोनों को घर के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ओ बेबी, थैंक यू सो मच। सास के लिए तो ऐसा है जैसे पाँव की जूती सर पर ही चढ़ गई हो और बहू के लिए उसकी हुकूमत आज से ही शुरू हो गई है। और हुकूमत भी चलाई थी इन्होंने पूरे 20 साल। लेकिन एक दिन अमन घर में नहीं बहू ले आया और सब खाना खाने के लिए एक साथ बैठे होते हैं। अमन कुछ खा नहीं रहा होता तो डोली उससे पूछती है, अमन डार्लिंग, यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग? एक्चुअली मॉम, हमने कैफे में बर्गर खाया था, सो वी आर नॉट हंग्री राइट नाउ। ऑफ कोर्स डार्लिंग, एंड शी इज सो फाउंड ऑफ फूड। यस आई एम। क्यूट, वरना सम सलाद? नो थैंक यू। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और मैरी का बर्थडे आ जाता है। बेटी हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? ऑफ कोर्स बेटी। सी, आई गॉट अ प्रेजेंट फॉर यू, अ ट्रेडमिल। तुम इस पर रोज जॉगिंग करोगी ना तो थोड़ी सी पतली हो जाओगी। आर यू क्रेजी? नहीं हूँ मैं आपकी बेटी और ना ही बनना चाहती हूँ।
मैं किसी और की बेटी हूँ। पर ये हेल्थ के लिए काफी अच्छी है बेटी। तभी अमन वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है। व्हाट हैपन? क्या हो रहा है ये सब? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और बात वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। अमन मैरी को लेकर अपने नए घर में चला जाता है, जैसे डॉली और गौतम आ गए थे। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो घर को जासूसों का अड्डा बना दिया है। जब देखो ये हमारे ऊपर शक करती रहती है, जासूसी करती रहती है हमारी। क्या हुआ माँ? अब किस चीज का इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर? क्या बताऊं बेटा, उसने थोड़ी देर पहले पूरे घर में सफाई की थी, पोछा लगाया था। अच्छा, वो तो रोज लगाती है माँ, इसमें नया क्या है? अरे सुन तो सही पहले। जब उसने पोछा लगाया तो मैं अपने कमरे में जाने लगी और उसने मुझे देखा नहीं। तो क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये कि मेरे पैरों के निशान जमीन पर छप गए। अच्छा, तो इस बात पर आपको उसने सुना दिया? नहीं बेटा, इस बात पर नहीं। तो किस बात पर फिर? अच्छा तो सुन। सरला कपिल को कुछ देर पहले घटित बात सुनाती है। पूजा ने अभी अभी पूरे घर में पोंछा ही लगाया था कि उसकी सास पूरे घर में नंगे पांव लेकर फिरे जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर पूरे घर में छप गए थे। पूजा अपने कमरे में जाती है और ड्रॉर में से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उन पैरों के निशानों को देखने लगती है। उन्हें देखते हुए वो खुद से बोलती है, ये निशान तो कुछ अलग से महसूस हो रहे हैं। लगता है कि कोई चोर घुस गया है घर में। मैं इनका पीछा करके देखती हूँ। पूजा उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो सरला के कमरे के पास चली जाती। वहाँ पहुंचकर वो खुद से बोलती है, ये क्या? पैरों के निशान तो माँ जी के कमरे के बाहर आकर खत्म हो गए। इसका मतलब वो शख्स माँ जी के कमरे के अंदर गया। मैं अभी जाकर देखती हूँ। पहले खुद के लिए हथियार तो लेकर आती हूँ। पूजा रसोई में जाती है और वहाँ से बेलन लेकर आती है और फिर धीरे धीरे वो सरला की कमरे का गेट खोलती है और चुपके से अंदर देखती है तो उसे अंदर सरला के सिवा और कोई नजर नहीं आता। सरला भी गधे घोड़े बेचकर सो रही होती है। फिर वो अंदर आती है और खुद से बोलती है, यहाँ तो कोई नहीं है। माँ जी भी बड़े आराम से सो रही है। फिर वो किसके पैरों के निशान थे? पूजा इतना कहती है कि उसकी नजर उसकी सास के पैरों पर जाती है। वो उन्हें और अच्छे से देखने के लिए अपनी सास के पास जाती है और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके पैर देखती है और खुद से बोलती है, ये क्या देख रही हूँ मैं? बाहर जो निशान थे माँ जी के पैरों से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब वो माँ जी ही थी जो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। मेरी सारी मेहनत पर आपने पानी ही फेर दिया। पूजा खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास उठ जाती है। पूजा को अपने पैरों के पास बैठा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है, हाय कितनी अच्छी है मेरी बहू। मेरे पैरों के पास बैठकर मेरे उठने का इंतजार कर रही है। चल अब तू खड़ी हो, मैं उठ गई हूँ। लेकिन माँ जी, मैं आपके पैरों के पास इसलिए नहीं बैठी थी कि मुझे आपके उठने का इंतजार करना था। तो किस लिए बैठी थी? मैं तो किसी चीज की छानबीन कर रही थी। किस चीज की बहू? और तू ये हाथ में क्या लेकर घूम रही है? मुजरिम की। और ये उसे ढूंढने वाला यंत्र है। कैसा मुजरिम और कैसा यंत्र? जिसने मेरी की हुई साफ सफाई पर पैर फेरे थे। अच्छा तो कौन है मुजरिम? तुझे मिला या नहीं? जी माँ जी, मिल गया। असल में मिल ही गई। मिल गई मतलब? वो क्या है ना माँ जी, जब मैंने पैरों के निशान देखे थे तो मुझे लगा था कि कोई आदमी घर में घुस गया है। पर जब मैं यहाँ आई और आपके पैर देखे तो मेरा अंदाजा पूरा गलत हो गया। मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। जिंदगी में पहली बार जब मुझे पता चला कि वो पैर किसी आदमी के नहीं बल्कि खुद आपके थे। तेरे कहने का मतलब क्या है बहू? मेरे पैर आदमियों जैसे हैं? मैं ये कहना नहीं चाहती, पर माँ जी आपके पैर आदमियों से भी बड़े हैं। कोई भी डर जाएगा इन्हें देखकर तो। बहू, ये क्या तरीका है? अपनी सास की बेइज्जती करती है। आवाज नीचे माँ जी, मैं बहरी नहीं हूँ। अच्छा आप सो जाइए, मैं दोबारा पोंछा लगा कर आती हूँ। ऐसा कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और सरला अपने बेटे के पास जाती और उसे सारी बातें बताती है। तो ऐसा हुआ था बेटा मेरे साथ। अरे माँ, बस इतनी सी तो बात थी। आप भी ना फालतू में ही परेशान होती हो। ये तुझे इतनी सी बात लगती है? तुझे पता भी है तेरे पापा को मेरे पैरों से कितना लगाव था। तेरी बीवी ने कितनी आसानी से मेरे पैरों का मजाक बना दिया। अच्छा अच्छा माँ, आप शांत हो जाइए, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। हाँ जल्दी जा और उसके दिमाग को ठिकाने लगा कर आ।
कपिल पूजा से मिलने कमरे में जाता है। वो कुछ बुक्स को ठीक कर रही होती है शेल्फ में। कपिल उसके पास जाता है और उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो? जी मैं अपनी बुक्स को ठीक से रख रही हूँ, बहुत फैली हुई लग रही थी। अच्छा ठीक है। आपको कुछ कहना है क्या? असल में हाँ, तुमने माँ से क्या कहा उनके पैरों को लेकर? जो कुछ भी कहा सच कहा, पर लगता है उन्हें बुरी लग गई। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बार बस तुम माँ से माफी मांग लो। जब मेरी गलती है ही नहीं तो मैं माफी किस बात की मांगू? माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उन दोनों में बहुत देर तक इस चीज को लेकर बहस चलती रहती है। फिर आखिर में दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूजा सरला के पास जाकर उससे माफी मांग लेगी। पूजा अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है, देखिए माँ जी, मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, चल अब तू मेरे लिए खाना बना दे जल्दी से, बहुत भूख लगी है। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। पूजा सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। तो वो जैसे ही किचन में जाती है तो सामने स्लिप पर एक गिफ्ट रखा होता है। पूजा उसके पास जाकर उसे खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस होती है। पूजा उसे अपने हाथों में पकड़े हुए खुद से बोलती है, ये कौन ला सकता है? कहीं वो तो लेकर नहीं आ गए? अगर वो ही लाए ना तो उन्होंने मुझे ये कमरे में क्यों नहीं दी या रसोई में क्यों रख दी? मैं उनसे बात करूंगी इसको लेकर, पहले खाना बना लेती हूँ। पूजा उस ड्रेस को वापस पैक करके रख देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सरला अपने कमरे में वापस चली जाती है और आराम करने लगती है। अब पूजा कपिल से बोलती है, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था जान। थैंक यू। अच्छा आप कमरे में चलिए, मैं अभी आती हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, वैसे क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? अरे आकर बताती हूँ, आप चलिए तो सही। ठीक है, जल्दी आ जाना। कपिल अपने कमरे में चला जाता है और पूजा की बात के बारे में सोचने लगता है। यार ऐसी क्या बात हो सकती है? पूजा की टोन काफी सीरियस लग रही थी बोलते वक्त। लगता है आज उसे फिर से मेरे साथ जासूसी का खेल खेलना है। खैर देखते हैं क्या कहेगी वो। इतने में वो आती है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कपिल बेड पर लेट जाता है और पूजा के आने का वेट करने लगता है, लेकिन पूजा नहीं आती और इतने में कपिल को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसके सोने के बाद पूजा कमरे में आती है और कपिल को सोता हुआ देखकर वो खुद से बोलती है, अच्छा हुआ ये सो गई, अब मैं अपनी तहकीकात अच्छे से कर सकती हूँ। पहले तो वो ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर इन्हें उठाऊंगी। फिर पूजा वो ड्रेस पहनती और कपिल को जगाती है। कपिल उठ जाता है। वो पूजा को नई ड्रेस में देखकर उससे बोलता है, अरे वाह, क्या बात है जान, बहुत ही अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में तो आप। थैंक यू सो मच। पर मुझे ये बताओ, ये लाए किसके लिए थे? मतलब क्या है तुम्हारा? किसके लिए लाए? मतलब ये कि मुझे ये ड्रेस किचन में स्लैब पर रखी मिली थी, किसके लिए लेकर आए थे आप इसे? ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया था। अगर मेरे लिए लाए थे तो मुझे क्यों नहीं दी, किचन में क्यों रख दी? वो यार मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। जब मैं इसे लेकर आया था तो इसे वहीं रखकर भूल गया, इसलिए तुम्हें ये किचन में मिली है। झूठ मत बोलो, बताओ कौन है वो? यार कैसी बातें कर रही हो तुम, थोड़ा तो यकीन करो मेरा। अरे कैसे करूँ यकीन? इससे पहले भी तो कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए और अब लाए भी तो किचन में रख दिया। इससे तो यही लगेगा ना कि आप ये किसी और के लिए लेकर आए थे। यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ गया, इससे अच्छा तो यही होता कोई कुछ लेकर ही नहीं आता। कम से कम ये इल्जाम तो नहीं लगता। देखा, खुद ही बोल दिया ना कि मेरे लिए नहीं लाए हो, मुझे पता था पहले से ही। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हारा मन हो तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर कपिल सो जाता है और थोड़ी देर बाद पूजा भी उसके पास आकर सो जाती है। फिर अगले दिन कपिल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूजा कपड़े धोने के लिए उसके कपड़े लेकर चली जाती है। जब वो कपड़े धोना शुरू करती है तो कपड़े धोने से पहले एक बार चेक करती है तो उसे कपिल की पैंट में से एक स्लिप मिलती है जो कि उस ड्रेस की होती है जिसे वो पूजा के लिए लेकर आया था। उस स्लिप के ऊपर पूजा के नाम से बिलिंग हो रखी थी, जिसको पढ़ने के बाद पूजा के सारे शक दूर हो जाते हैं। फिर वो कपिल के आने का इंतजार करती है। शाम को जब वो वापस आता है तो पूजा उसके गले लगकर उससे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए कपिल जी,
मैंने आप पर शक किया। अब मुझे पता चल गया कि आप वो ड्रेस सच में मेरे लिए ही लेकर आए थे। अच्छा, तुम्हें पता चल गया। अब तो कोई शक या शिकवा तो नहीं है ना तुम्हें मुझसे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छी बात है। अब अगर आपका हो गया हो तो थोड़ा सा खाना खा लें। जी जरूर। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाते खाते पूजा कपिल को घूरने लगती है तो कपिल उससे बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे आया? कहाँ से आया ये? क्या यार, तुम फिर शुरू हो गई? मजाक कर रही हूँ यार, मैं जानती हूँ ये मेरा ही है। अभी जब आपकी गले लगी थी ना, तब लग गया था। तुम ना ये हिंदी सीरियल देखना बंद करो, वरना एक दिन हम सब पागल हो जाएंगे। ओ आप भी ना कितने क्यूट हो। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर आपके लिए सरप्राइज रखा है कमरे में। अच्छा जी ठीक है, अभी खा लेता हूँ। इसके बाद पूजा कभी अपने पति पर फालतू में ही शक नहीं करती थी। अब सब लोग खुशी से रहने लगते हैं। नेहा काफी नर्म स्वभाव की थी। नेहा, तुम्हारे माँ बाप ने कितने अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मुझसे करवाई, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। तुम्हें मिला भी तो मेरे जैसा पति, जिसकी कमाई भी ठीक नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? आपको क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ? अगर मुझे ऐसा ही सोचना होता तो मैं शादी से पहले ही सोच लेती। अब सोचकर क्या करूँगी? अच्छा चलो, इस बात से थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे तुम जैसी मिली, वरना मुझ जैसे गरीब को कौन पूछता है। ऐसा मत कहिए जी, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आप जैसे भी हो, मेरे लिए मेरा पति किसी देवता से कम नहीं है। अरे तुम गुस्सा मत होना, वरना इस गरीब के घर का चूल्हा कभी नहीं जलेगा। अब कहीं बाहर चले जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे, या मेरे साथ दुकान चलोगी? हाँ चलिए, आपकी दुकान ही चलते हैं। दुकान जाएंगे तो कुछ तो फायदा होगा, वहाँ बैठे बैठे 2 पैसे तो आएंगे। मनीष की काफी कम कमाई होती थी, जिससे उन्हें काफी मुश्किलें होती थी। एक दिन नेहा जा रही होती है, तभी उसे उसकी पड़ोसन विमला मिलती है। क्या बात है नेहा, आज अपने पति के लिए खाना ले जा रही हो? बहुत दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ दीदी, क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है कि खुश रहे बिना रहा ही नहीं जाएगा। अब इन्हें भी वो खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं खुद आज इनके लिए खाना बना कर लेकर जा रही हूँ। क्या बात है जो हमें नहीं बता रही है? ओहो, कहीं वो वाली खुशखबरी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, शायद हम गरीबों के लिए उससे भी बड़ी वाली खुशी की बात है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, बाद में आकर मिलती हूँ। ओहो, बड़ी जल्दी है तुम्हें। क्या बात है, आखिर क्या खुशखबरी है? हमको भी सुनाओ ताकि हमें भी एहसास हो खुशी का। अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। दीदी, शर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और हाँ, मैं आपको ये बात अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर जाकर आप लोगों को। चल ठीक है, फिर जाओ अपने पति के पास और उन्हें खुशखबरी दो, और वापस लौटते समय हमें बता देना। नेहा, तुम खाना लेकर आई हो? बाहर कितनी धूप है, इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? मैं आ ही रहा था, इतनी भी क्या जल्दी थी जो तुम खाना लेकर आ गई? बात ही कुछ ऐसी है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए और आपको बताने यहाँ तक चले आए। और जब हमको यहाँ आना ही था तो मैंने सोचा आपके लिए खाना भी लेते चलूं। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम खुद को रोक नहीं पाई? जल्दी बताओ, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। अजी, मुझे एक मालिक के घर का काम मिल गया है, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाने का। और आपको पता है, मुझे पूरे 3000 रुपया देंगे, उसके बाद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। तू है मुझ जैसे गरीब पर। गरीब तो बहुत होंगे, लेकिन मुझ जैसा गरीब कोई नहीं होगा। अरे, आप इतना मन उदास क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। मैं आपको उदास करके अपने लिए खुश कैसे हो सकती हूँ? ऐसा नहीं है नेहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो शायद तुम्हें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसी हालत का मतलब क्या है जी? अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई काम नहीं करूँगी। नेहा अपने पति की बात तो मान लेती है, लेकिन वो फिर भी कुछ न कुछ करने की ही सोचती है। नेहा परेशान बैठी थी कि तभी विमला आती है। अरे वाह, कितना सुंदर चूल्हा बनाया है तुमने नेहा। कहाँ से सीखा तुमने ये चूल्हा बनाना? बस दीदी, मेरी माँ ने थोड़ा बहुत सिखाया था।
तो बस जितना सीखा वही कर लेती हूँ। सुनिए ना दीदी, अगर आपको कोई पूछे चूल्हे के बारे में तो मेरा नाम देना ताकि मैं बेच सकूं। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई ग्राहक मिलता है तो मैं बताती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी मदद करी। कम से कम मेरे कुछ करने से मेरे घर का चूल्हा तो जलेगा। अरे ये चूल्हा तो बेहद ही खूबसूरत है, कितने का दे रही हो? मालिक, बस 15 रुपया का है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। मैं बस आपसे अपनी मेहनत का पैसा ले रही हूँ। अरे ये तो बहुत सस्ता है, अगर ऐसा है तो कुछ चूल्हे बनाकर मुझे दे दो, मैं बेचूंगा और जितना पैसा होगा उसमें से हम दोनों बंटवारा कर लेंगे। तुम्हें तुम्हारा मेहनता मिल जाएगा और मुझे मेरी मेहनत। लेकिन चूल्हा खरीदेगा कौन? शायद ही कोई खरीदे। अब तो लोग खुद से चूल्हा बनाते हैं। हाँ बनाते तो है, लेकिन कई लोगों को बनाना नहीं आता। मुझे भी कुछ जगह के बारे में पता है। जैसे चूल्हे तुम बनाती हो वैसा चूल्हा मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है मालिक, मैं आपको चूल्हा बनाकर दूंगी। आप मुझे बस मेरी मेहनत का पैसा देना ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले अच्छे अच्छे चूल्हे बनाने की। लेकिन पहले मैं एक चूल्हा इस्तेमाल करूंगा, अगर अच्छा लगा तो ही बाकी के भी ले जाऊंगा और तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा। पैसे आने के साथ साथ नेहा में घमंड और लालच बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब वो चूल्हे में मिलावट करने लग जाती है। एक दिन मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या बात है नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि गद्दारी मत करना, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। हाँ तो मत दो ना, किसने कहा है मेरा साथ देने को? वैसे भी मेरे चूल्हे से आप मुझसे ज्यादा पैसे कमाते थे। मुझ गरीब के घर का चूल्हा बेचकर खुद को अमीर बना लिया। बस कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी। लोग सच कहते हैं कि गरीब की मदद मत करो, और आज मैंने गरीब की मदद की तो देखो क्या से क्या हो गया। अरे जाओ जाओ, आपने मेरी कोई मदद नहीं की। आपको लालच था, तभी आपने मेरी कारीगरी को बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाए, लालची बुढ़ा। नेहा, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो मालिक से। ये तुमसे कितने बड़े हैं? क्यों, मेरी क्या गलती है जो मैं माफी मांगू? वैसे भी मेरी मेहनत का मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे बराबर से मिलता नहीं था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं काम करने नहीं देना चाहता था। भले मैं गरीब ही रहता, लेकिन मुझे अपनी बीवी की कमाई पर जीना मंजूर नहीं था। ठीक है, फिर आप अपनी कुटिया में चले जाओ, और जब भी लगे कि इस गरीब के घर का चूल्हा अब नहीं जल रहा है, तभी उसी वक्त अपनी सारी गलतफहमी छोड़कर मेरे पास आ जाना। अरे क्या बात कर रही हो नेहा, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। नेहा बदल जाओ, अब भी वक्त है, वरना सब खत्म हो जाएगा। रहने दो मनीष, अगर इंसान के अंदर घमंड आ जाए तो उसका घमंड उसे ले डूबता है। जब रावण जैसे ज्ञानी का घमंड उसे ले डूबा तो ये क्या है? हाँ, मैं नेहा हूँ, और जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं सबको तबाह कर दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और मनीष जी, अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं, मुझे ऐसा गरीब रहना ही पसंद है, लेकिन घमंडी नहीं। चलिए मालिक जी, रहने दीजिए इस घमंडी औरत को अकेले। हाँ हाँ जाओ, किसने रोका है? जब भूख और गरीबी रुलाएगी तभी ये नेहा याद आएगी। नेहा का काम अब अच्छा नहीं चल रहा था और व्यापार हाथ से निकलता देख नेहा दुखी हो गई थी, इसीलिए वो अपने पति से मिलने जाती है। नेहा को देखकर विमला कहती है, क्या बात है नेहा, बड़े दिनों बाद आई हो, पैसे का घमंड उतर चुका है क्या? आप भी मुझे गलत समझ रही हो। मैंने उनको कहा था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। गरीब ही सही, लेकिन पहले तू खुश थी, अब देखो खुद को, तरस आता है तुम पे। हाँ, अब तो मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए मनीष कहाँ है? दिख नहीं रहे। अरे मनीष बाबू तो शहर चले गए, हम सबको छोड़कर। भला हो उस मालिक का जिसने उनकी मदद की। ने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है।